नमस्कार, आप सभी का हिंदी युग चैनल में एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अव्यय। सबसे पहले हम जानते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। वो अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिन शब्दों में विकार न हो। जिन शब्दों में विकार ना हो उन्हें कहेंगे अव्यय। अब किसके आधार पर विकार होता है शब्दों में, किसके आधार पर विकार नहीं होता है, किन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के द्वारा कोई विकार नहीं होता है उन्हें हम कहेंगे अव्यय। फिर से समझेंगे, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक आदि के द्वारा कोई भी विकार ना हो, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अव्यय। अव्यय के कुल 4 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 शब्द हैं क्रिया विशेषण में, क्रिया और विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, विशेषण की विशेषता बताएं और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, ऐसे शब्द जब विकारी होंगे तब उन्हें कहेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। फिर से इसको देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, विशेषण की विशेषता बतलाएं और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, ऐसे शब्दों को कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। इस क्रिया विशेषण अव्यय को जानने के 3 तरीके हैं। पहला, रूप के आधार पर। रूप के आधार पर इन क्रिया विशेषण अव्ययों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, मूल क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय और तीसरा है कारण क्रिया विशेषण अव्यय। अब तीनों को समझते हैं। मूल क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा कारण क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण अव्यय। मूल का अर्थ है प्रकृत रूप में, अर्थात जो अव्यय अपने मूल रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होते हों उन्हें कहेंगे मौलिक या मूल क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे पुनः, अचानक, आज इत्यादि। ये सब मूल रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे मूल क्रिया विशेषण अव्यय। अब दूसरा देखिए, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। यौगिक का अर्थ है जब 2 मूल क्रिया विशेषण आपस में जुड़ करके एक होकर के प्रयुक्त हो रहे हों, एक साथ प्रयुक्त हो रहे हों, उन्हें कहेंगे यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर से समझिए, जब 2 मूल क्रिया विशेषण
एक साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अंतर्गत आ रहे हों तब उन्हें कहेंगे यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके अंतर्गत घर भीतर, घर बाहर, हर एक, उधर इधर या इधर उधर इत्यादि। यौगिक, इसमें आप देखेंगे कि घर भीतर दो मूल क्रिया विशेषण, घर बाहर, हर एक, इधर उधर, ये दोनों एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा देखेंगे कारण क्रिया विशेषण। जब कोई क्रिया विशेषण किसी विशेष कारण से किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो रहा हो तब उसे कहेंगे कारण क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे वह खाक पढ़ेगा, तुम अनायास सिर खा रहे हो। सिर कोई खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन खा रहे हो, तो खाक इत्यादि जो किसी कारण विशेष से वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो रहे हों उन्हें हम कहेंगे कारण क्रिया विशेषण अव्यय। ये पहला था इसमें रूप के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद होते हैं। इनमें पहला है साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। और तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें देखिए साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। साधारण क्रिया विशेषण अव्यय जब किसी सामान्य बात को प्रयुक्त करने के लिए कोई अव्यय प्रयुक्त हो वहां पर साधारण क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग होगा। इसमें अगर देखेंगे तो पता चलता है कि किसी विशेष बात को व्यक्त करने के लिए, किसी विशेष बात को व्यक्त करने के लिए जब कोई, या फिर इसको आप कहेंगे कि स्वतंत्र रूप में जब कोई हम क्रिया विशेषण का प्रयोग करेंगे तब उन्हें कहेंगे साधारण क्रिया विशेषण। जैसे कि आह कितने दुख की बात है। ध्यान से देखेंगे साधारण में जो क्रिया विशेषण आएगा वह स्वतंत्र रूप में आएगा। आह कितने दुख की बात है, तो यहाँ पर साधारण
स्वतंत्र रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। अनुबद्ध का अर्थ है कि वह एक विशेष परिस्थिति में वह प्रयोग हो रहा हो, जैसे यह तो अच्छी बात नहीं है। इसी अवधारणा और निश्चय को बताने के लिए यह तो अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, इसमें किसी अवधारणा के निश्चय में जो अव्यय प्रयुक्त हो उन्हें कहेंगे अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। और तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। संयोजक का अर्थ है कि दो वाक्यों उपवाक्यों में संबंध स्थापित करना, जोड़ना, संयोजक। जैसे जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो यहाँ एक कारण जहां वहां से रवि और कवि को जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, और ये संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द हैं। अब है तीसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कुल 4 भेद किए गए हैं। जिनमें पहला है स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा है रीतिवाचक। अब इन चारों को समझते हैं। अर्थ के आधार पर 4 भेद: स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और अंतिम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक, जब किसी स्थान विशेष आदि का या आदि की सूचना किन्हीं शब्दों के माध्यम से हो और वो अव्यय हो तो उन्हें कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें दिशा और स्थान दोनों को बताया जाता है, स्थान और दिशा भी। तो समझने के लिए जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां आदि। तो ये ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, ये स्थान को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चूंकि यह अव्यय है, इसमें विकार नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या होगा, अव्यय, और जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है कालवाचक। काल का मतलब है समय। जब समय का बोध हो किन्हीं अव्यय के द्वारा तो उसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आज,
अभी, कल, परसों इत्यादि। इनको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण का अर्थ है माप तौल, जहां माप तौल वाले अव्यय हों वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे कुछ, कोई, कितना इत्यादि। और अंतिम है रीति, जहां पर निश्चय, अनिश्चय, निषेध, निषेध आदि का बोध हो, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अवश्य, ठीक, इत्यादि। निश्चय, यह, वह, मत। तो यहां देखेंगे निश्चय, निश्चय, निषेध आदि को बताने के लिए जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग होगा उन्हें कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हुए और उनको समझने का तरीका हुआ। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा अव्यय का प्रकार है या अव्यय का भेद है संबंधवाचक क्रिया, संबंधवाचक अव्यय। दूसरा है संबंध वाचक की जगह बोधक कह लेंगे आप, संबंध बोधक अव्यय। जैसे जब दो शब्दों, पदों, वाक्यों, उपवाक्यों में जहां संबंध बताया जाए उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जहां पर दो पदों, वाक्यों, उपवाक्यों में संबंध स्थापित किया जाए उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। तो आप देखेंगे जो ये बिना शब्द है यह संबंध स्थापित कर रहा है राधा और श्याम के मध्य। तो आप इसको कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसमें और भी हैं जैसे माध्यम, द्वारा इत्यादि। तो ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों, उपवाक्यों आदि में संबंध स्थापित करें, दो पदों में संबंध स्थापित करें या संबंध को बताएं या संबंध का बोध कराएं, उन्हें कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ है दो वाक्यों के बीच संबंध को जोड़ना। दो वाक्यों के बीच संबंध को स्थापित करना समुच्चय। जैसे वह विद्यालय जरूर आता परंतु वह विद्यालय जरूर आता पर उसकी साइकिल खराब हो गई।
ये एक सेंटेंस है, वह विद्यालय जरूर आता पर उसकी साइकिल खराब हो गई जिससे वह नहीं आ सका। तो पर, जिससे, किंतु, वह बाजार गई किंतु जल्दी नहीं आई। वह बाजार गई किंतु जल्दी नहीं आई। या फिर आप कह सकते हैं कि श्याम ने मेहनत किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब दो वाक्यों में या उपवाक्यों के मध्य कोई संबंध हो या उनको जोड़ने का कार्य कोई अव्यय करे तो ऐसे अव्ययों को कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहां पर आप देखेंगे पर, किंतु, इसलिए, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और अंतिम है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इसमें देखेंगे कि हर्ष, उल्लास, विषाद, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग होगा उन्हें कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर से देखेंगे हर्ष, उल्लास, विषाद, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग होगा उन्हें कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बहुत अच्छा, या ओह, यह क्या हुआ, या फिर छी छी। बहुत ही खराब गंध है। तो यहाँ पर घृणास्पद भाव हैं, यहाँ पर दुखात्मक भाव हैं और यहाँ पर सुखात्मक। तो कहने का मतलब कि हर्ष, विषाद, घृणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग होता है उन्हें कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ये अव्यय के कुल 4 भेद। आशा करते हैं कि अव्यय का यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।